काटो, अब देखो हम सिर्फ नहीं पूरा देश आपका समर्थन करेगा। लेकिन ये करे तो उसे नहीं कर सकते। दूसरी बात, ये जो सीएडी है करंट अकाउंट डिफिसिट का है, इसके पीछे भी तो कुछ कारण है। ये तो यूं ही नहीं हुआ। ये मैं मानती हूँ कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, अमेरिका का जो पॉलिसी है, यूरोप की क्राइसिस है, तो वो ठीक है। लेकिन आप कम से कम अपना इकोनॉमी का कुछ प्रोटेक्शन तो करोगे। अमेरिका अपनी इकोनॉमी का प्रोटेक्शन के लिए ढूंढ रहे हैं रास्ते, यूरोप ढूंढ रहा है रास्ता, लेकिन हिंदुस्तान ग्लोबलाइजेशन के नाम पर आप अपनी इकोनॉमी को नहीं प्रोटेक्ट करोगे। कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? मैं आपको बोल रही हूँ कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। जो FIIs आ रहे हैं वो यहाँ आपको टेक्नोलॉजी के लिए नहीं आ रहे हैं। हॉट मनी है ना, गरम पैसा यहाँ है, क्योंकि यहाँ आप कोई टैक्स नहीं लगा रहे उनके ऊपर, आपका कोई रेगुलेशन नहीं है उनके ऊपर। वो यहाँ आके मुनाफा कमाकर वो सारा मुनाफा वापस लेकर जाते हैं। बिजनेस है, बिजनेस करने आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो करेंगे। अगर आपका पूरा अर्थव्यवस्था इस बिजनेस पर निर्भर है और आपका पूरा जो डोमेस्टिक मार्केट है उसको नजरअंदाज करके आप ये नहीं देखेंगे कि एक हिंदुस्तानी नागरिक की जेब में कितना पैसा है खर्च करने के लिए, ताकि मार्केट एक्सपैंड हो, डोमेस्टिक इंडस्ट्री एक्सपैंड हो, आप उनके ऊपर निर्भर करेंगे जो केवल मुनाफा को लूट करके वापस ले जाएंगे मुनाफा, तो ये सस्टेनेबल नहीं है जी। इसलिए हमने कहा आप सब्सिडी के बारे में है, ठीक है, आप कंट्रोल कीजिए, आप सब्सिडी रिच को काटिए, अमीरों की जो आपकी सब्सिडी आप काटिए। आज भी ऑस्टेरिटी की जमाने में अगर आप उनके प्रॉफिट चार्ट अभी देखेंगे जो पिछले क्वार्टर में आया, टैक्स कलेक्शन देखेंगे, मुनाफा हुआ, वेल्थ बढ़ा, तभी तो टैक्स बढ़ा। तो वो आप नहीं देखेंगे। और जब हमारी बेरोजगारी की जो समस्या, आप कहेंगे कि भाई हमारे पास पैसा खर्च करने के लिए नहीं है कि हम आपके लिए कोई रोजगार का करें। लेकिन मैडम अगर कोई मतलब आपका इकोनॉमी का किक स्टार्ट FIIs करेगा या आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, ये है बात। बिल्कुल, पूंजी तो चाहिए होगी ना, चाहे वो FIIs के थ्रू आए चाहे FDI हो। पूंजी नहीं है क्या? लेकिन उसको प्रोपेल अगर करना, बिकॉज हम लोग विकास के क्षेत्र में थोड़ा पीछे रह गए, और अगर उसको विकास की गति को बढ़ाना है तो एक्स्ट्रा प्रोपेल करने के लिए मनी चाहिए, और वो पूंजी आपको कहीं से लाना होगा। तो आपका जो पूंजी जो आप दे रहे हैं उनको, मिसाल के तौर पर आपकी जो राष्ट्रीय साधन है, आपकी जो पदार्थ है हिंदुस्तान में, नेचुरल रिसोर्सेज जो है, जो आपका माइनिंग है, आपका आयरन ओर है, आपका बॉक्साइट है, किसी और देश में डीरेगुलेटेड सेक्टर ऐसे होता है कि भाई हमने आपको एलोकेट कर लिया और आपने उसको पूरा एक्सपोर्ट करके आपने विंडफॉल प्रॉफिट कमा लिया है, और वो आदिवासी जिसकी जमीन पर, वो जमीन के नीचे सब कुछ है, वो अभी भूख के कारण वो गांव को छोड़कर शहर में जा रहा है नौकरी के लिए, और आपका चिंता उस आदिवासी के लिए नहीं है, आपकी चिंता उस माइनिंग कंपनी के लिए है जो कहता है या तो मुझे और लूटने दो वरना हम अपना पूंजी तुम्हारे देश से निकाल देंगे। समस्या एक और भी है मैडम, नजर, ये मैं आपको बताऊं, ये नजर, नीति और नियत, ये तीनों में हम अलग दुनिया में, इन लोगों के दुनिया में जो है हम कभी शामिल नहीं। प्रैक्टिकल तौर पे समस्या कुछ और भी है। अब जैसे कोल ब्लॉक्स हैं, कोल हमारे पास 200 साल का रिजर्व है, कोल ब्लॉक्स आवंटित किया गया, उसमें कुछ खामियां आई, विरोध हुआ, आप लोगों ने काफ़ी विरोध करा, अब वो सारा रुक गया मामला। तो ऐसी स्थिति, अगर सकारात्मक विरोध नहीं होगा, विरोध के लिए विरोध होगा, तो सरकार कैसे अपना काम करेगी? मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, और विरोध के लिए विरोध, मैं तो इसका बिल्कुल विरोध करती हूँ। हमने कहा बीजेपी और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग है इसमें। क्यों? क्योंकि दोनों निजीकरण के पक्ष में है। चाहे आप ऑक्शन करें, चाहे आप अलॉटमेंट दें, आप दे किसको रहे हैं? पब्लिक सेक्टर को नहीं दे रहे हैं। चाहे आप ऑक्शन से प्राइवेट सेक्टर को दे या एलोकेशन से प्राइवेट सेक्टर को दे। जो 1960-70 के दशक में
जो तमाम कोल नेशनलाइजेशन के जो कदम आपने उठाए, आप सबको रिवर्स कर रहे हो। और आप ये नूरा कुश्ती कर रहे हैं कि हम ऑक्शन करें भैया या हम अलॉटमेंट करें। ये तो बीजेपी कांग्रेस की नूरा कुश्ती है। ये दोनों एक में एक है कि प्राइवेटाइज करो और देश की कोयला का जो धन है आप ये प्राइवेट कंपनीज को दें। निजीकरण का इतना विरोध क्यों करती हैं आप लोग? अब इसका मैं एक कारण बताता हूँ कि आपने पहले भी कहा है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी एक विचारधारा है, लेकिन अगर इस विचारधारा को गंभीरता से देखें, नज़दीक जाकर देखें, बोल्शेविक में सेविक क्रांति होती है, यूएसएसआर का गठन होता है, लेकिन जब 60 साल के बाद कोई बड़ा नेता उसके को थोड़ा ओपन करता है, पूंजीवाद की तरफ थोड़ा लौटता है और यूएसएसआर का सारा अचानक विघटन हो जाता है, तो वो जो विचारधारा है वो कहीं ना कहीं फेल हुई है। आपका मॉडल कोई सक्सेसफुल मॉडल नहीं है। नहीं, आप बताइए पूंजीवाद का कौन सा सक्सेसफुल मॉडल है? आप अगर विकसित देशों को देखें, आप यूरोप के विकसित देशों को देखें, आप अमेरिका को देखें, सबसे बड़ा संकट आज है दुनिया में, जिसके कारण आज दुनिया रो रही है, वो सबसे तथाकथित विकसित देश अमेरिका है, जिसका पूरा डिफिसिट आज समाजवादी चीन भर रहा है। इसलिए पूंजीवादी संकट, ग्लोबल संकट, आज पूरे पूंजीवाद के ही जो लोग हैं, आज वो दोबारा सुनिए ना, आज वो दोबारा मार्क्स और केन्जियन इकोनॉमिक्स के टेक्स्ट बुक्स को, मार्क्सवाद की टेक्स्ट बुक्स को दोबारा स्टडी कर रहे हैं कि भैया स्टेट का क्या रोल हो सकता है। नहीं, इस पे जाने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा। आपने चाइना की बात की, मैं ये जानना चाहूँगा कि चाइना भी तो रैट रेस में है, वो भी अपने प्रोडक्ट के कॉस्ट को कम करके बाहर अपने चीज़ों को भेजे, उसके लिए हर तरह के जो उपाय हैं वो कर रहा है। तो अगर आप ये कहती हैं कि अकेला चाइना पूरे विश्व की जो आज की जो स्थिति है उसको संभाल पा रहा है, ऐसा तो है नहीं ना मैडम। मैंने ये नहीं कहा, मैंने आपको कहा कि कौन सा पूंजीवादी देश है जो मॉडल है। आज सबसे भारी संकट अमेरिका में है, मैंने उस रूप में कहा। लेकिन पर कैपिटा इनकम अगर आप देखिए मैडम, किसी भी विकसित देश का पर कैपिटा इनकम देखिए, उनका जीवन स्तर देखिए, जीवन शैली देखिए, सबसे ज्यादा असमानताएं भी उन देशों में है। और उन देशों की इतिहास तो हमारे देश जैसे लूट कर ही हुआ है ना। अगर हिंदुस्तान भी लूटता उनके देशों को, तो हमारे भी जो पर कैपिटा इनकम है वो बहुत बढ़ जाता। तो हम उनको कोई मॉडल नहीं मान सकते। आज अगर पूरा तेल का लूट अमेरिका कर रहा है, पूरा युद्ध करके पूरा पश्चिमी एशिया को बर्बाद की कगार पर खड़ा कर लिया, और फिर वो दावा करते हैं कि देखो देखो हम कितने विकसित हैं। मैं कहती हूँ ये विकास जो निर्दोष लोगों और देश की सॉवरेनिटी को समाप्त करके जो विकास है, वो मानव विकास के लिए नहीं है, वो अमेरिका की पूंजीपतियों का विकास हो सकता है। तो मैं उसको विकास नहीं मानती। लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा हाथ होता है। अब एक एनजीओ है PATH, उसका आप बहुत विरोध कर रही हैं। अगर इस तरह का विरोध होगा तो नए एक्सपेरिमेंट फिर कैसे होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छा है और आप बता दीजिए अपने देखने वालों को कि पाथ का जो एक्सपेरिमेंट है वो लगभग 30,000 छोटे बच्चों 9 साल से 13 साल, जिसमें अधिकतर दलित और आदिवासी थे, बहुत गरीब तबके के, उनके ऊपर उन्होंने वैक्सीनेशन का प्रयोग किया। और वो हमारे देश की नियमों को भंग करके, वो किसी भी देश के बच्चों के ऊपर इस प्रकार का प्रयोग उस देश की रेगुलेशन को तोड़कर, आपने इसका विरोध किया और मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप बताएं इसको। तो इसलिए देखिए, हम लोग साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, हम उसके बिल्कुल पक्ष में हैं। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या है? नाज़ी तरीका होता है जो हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप्स में हमने देखा। लोग कहते थे वो भी एक था एक्सपेरिमेंट। अब अगर आज की दुनिया में कोई लोगों के मानव अधिकार और जीने के अधिकार को बुलडोज करके साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट के नाम करे या क्लिनिकल ट्रायल के नाम करे, तो मैं उसका विरोध करूँगी। आप वुमेन एक्टिविस्ट हैं। अब ये निर्भया फंड
1000 करोड़ का, और वो फंड आज तक ना तो रिलीज़ हुआ, पता नहीं वो फंड कहाँ है। आप लोगों की तरफ से जो आंदोलन होना चाहिए, जो विरोध होना चाहिए और उसकी जो दिखना चाहिए, वो उतना दिख नहीं रहा है। अब मैं अब क्या करूं? अब जब भी हम सड़कों पर उतरते हैं, आपके कैमरा तो वहाँ होता नहीं है ना? नहीं, आप अगर उतरेंगे तो कैमरा तो रहेगा। तो हम क्या करें? आप उतरिए ना, रोड पे उतरिए। इतने संघर्ष निर्भया फंड के संबंध में इसी लोकसभा के सत्र में इतने मीटिंग्स महिला संगठनों की तरफ से, हम लोगों की तरफ से हुआ। सिर्फ दिल्ली में नहीं, अलग अलग प्रदेशों में। लेकिन इसका क्या असर हुआ मुझे नहीं मालूम। महिलाओं में एक बहुत बड़ा गुस्सा है। हर प्रदेश में महिलाओं की ये मांग है, जब तक आप रिहैबिलिटेशन नहीं करोगे, हम रेप की कॉम्पनसेशन की बात नहीं करते हैं, हम पुनर्वास की मांग करें जिसके लिए हमें फंड चाहिए। लेकिन आप बताइए, उसमें भी सब्सिडी की ये इतने करोड़ समझ है कि वो दे नहीं रहे हैं। It was really nice talking to you, madam. Thank you so much, ma'am. Thank you. In our next episode, we will again come back with a special person. Keep watching Lok Sabha Television.